प्रिय छात्रों, मैं सुरेंद्र मिश्रा ज्ञान गोदावरी में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग चलते हैं संधि के बारे में। आज हमारे विद्यार्थियों में एक समस्या पैदा हो रही है कि हम कहते हैं कि सब समझ में आता है, संधि नहीं समझ में आती है। तो संधि की कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रमुख चीज़ें हैं, उसको हम लोग बड़े सरलतम ढंग से ट्रिक के अनुसार, उसके लिए एक ट्रिक आपको मैं दूंगा कि स्वर संधि को कितने मिनट में, कितने समय में, कितनी जल्दी आप समझ सकते हैं। तो पहले थोड़ी सी चर्चा होती है संधि। संधि का अब यहाँ प्रश्न भी आपसे चलता है कि आखिर में संधि का अर्थ क्या है। तो मेरे प्रिय छात्रों, संधि का अर्थ है मेल या संयोग, यानी मिलाया जाएगा। मिलाया किसको जाता है, इसमें भी हमारा एक प्रश्न बनता है। हम लोग कभी कभी इसको ध्यान में नहीं करते हैं। जैसे आपको दे दिया गया कि संधि है और केवल इतना ही पूछता है कि संधि है, तो यानी 3 विकल्प दिया, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो यहाँ ध्यान ये देना है कि केवल अगर स्वर की बात हो रही है, स्वर संधि की बात हो रही है, तो फिर हमें अनावश्यक गुण संधि है कि नहीं, दीर्घ संधि है कि नहीं, तो इन चीज़ों पर हमें उलझने की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए, दूसरा है बना किससे है, सम धन धी। सम माने समान, धी माने धारण करना, यानी समान स्वर धारण करना ही संधि होगा। 2 स्वरों के पास आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यहाँ मेरे प्रिय छात्रों ध्यान यह रखिएगा कि स्वर संधि में प्रमुख समस्या नहीं होगी, यानी एक धन का चिन्ह आपको दिखाई देता है। इस धन चिन्ह का एक रहस्य है, एक पद इसके पहले होगा और एक पद इसके बाद। दोनों पदों में आप देखते क्या है, इस पद के अंत में अगर स्वर वर्ण आ रहा है, इस पद के प्रारंभ में अगर स्वर वर्ण आ रहा है, तो वहाँ स्वर संधि मानी जाती है। अगर यहाँ व्यंजन वर्णों से टक्कर हो रहा है, व्यंजन वर्ण से हो रहे हैं, तो व्यंजन संधि। अगर विसर्ग के द्वारा विकार उत्पन्न होता है, तो वहाँ हमारी विसर्ग संधि होती है। अब देखिए, स्वर संधि के भेद भी माने गए। यहाँ एक अहम प्रश्न खड़ा होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही जरूरी प्रश्न खड़ा होता है। आपसे पूछा जाता है कि कुल स्वर कितने। यहाँ 2 प्रश्न पूछेंगे, कुल और मुख्य। तो कुल की संख्या मेरे भाई 7 मानी गई है, लेकिन जब मुख्य संधि पूछी जाती है तो मुख्य संधि में इसका वर्गीकरण 5 रूपों में 5 भेद होते हैं। आप स्वर संधि के मुख्यतया 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाग संधि, यानी यह तो इस संधि की कुल भेद हैं। अब देखिए, 2 लाइन में पूरी संधि खत्म होगी, 2 मिनट के अंदर पूरी संधि खत्म होगी। इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे कि संधि का एक बहुत संक्षिप्त परिचय आपको मैं बताना चाहता हूँ। इसमें आपको कहीं उलझने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए, यहाँ अगर बड़ा आ जाए या बड़ी हो जाए या बड़ा ऊ हो जाए, तो 3 चीज अगर इसमें मिलता है तो हमारी दीर्घ संधि मानी जाती है। ये 3, यानी आप देखते हैं कि विद्यालय लिखा हुआ है, तो मेरे छात्रों विद्यालय में अब आपको यहाँ ढूंढना क्या है, मात्रा। मात्रा देखिए, यहाँ आ की मात्रा सीधे दिखाई दे रही है, और अगर आ की मात्रा लगा हुआ है तो मेरे भाई यह किसके अंतर्गत आएगा, आ के। तो आ का मतलब है कि दीर्घ संधि का होना, दीर्घ स्वर संधि का होना। इसी तरह आप देखेंगे कि अगर ए मात्रा हो या ओ की मात्रा हो, 2 मात्राएं अगर यहाँ दी गई हैं, तो यह सीधे गुण स्वर संधि में चला जाता है। यानी अगर 2 मात्राएं, जैसे यहाँ आपसे दिया गया कि महोदय, अब आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। क्यों परेशान हो रहे हो,
क्यों उलझ रहे हो? सीधा सा दिखाई दे रहा है फंडा इसका, यहां ओ की मात्रा है। तो जब ओ की मात्रा है तो सीधी सी बात है, नो डाउट यहां पर हमारा गुण स्वर संधि होगा। यानी यहां गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि में ये दो मात्राएं जरूर ध्यान रखिएगा महोदय पुष्पेंद्र। यहां देखिए ए की मात्रा आ रही है, यानी यहां दो मात्राओं से समावेश होगा, ए और ओ। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरा। देखिए दो विकार होगा, या तो अय का विकार होगा या तो औ का विकार होगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, अय की मात्रा या तो होगी और या तो औ की मात्रा। आपसे पूछा गया कि सदैव में कौन सी संधि है? क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों ढूंढ रहे हो, क्यों जल्दबाजी कर रहे हो, काहे नहीं समझ रहे हो? यहां तो सीधे मात्रा आपको दिखाई दे रही है कि अय की मात्रा है, और अय की मात्रा केवल इंगित करता है वृद्धि स्वर संधि को। तो यहां यह सीधे वृद्धि जैसे दे दिया गया महौषधि। अब यहाँ आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। महौषध में औ की मात्रा दिखाई दे रही है यहाँ, यानी दो मात्राओं से बना है। औ की मात्रा है, सीधी सी बात है यहाँ हमारी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। तीन संधियों के बारे में पढ़ा, दो में यानी मात्राओं का जहाँ समास वेश होता है, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। हमारा विद्यार्थी कहता छोट बड़ा आ, नहीं, गलत उच्चारण है। अरे वो अ है, वो आ है, तो बड़ा और छोटा करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। चलिए अब हम लोग दूसरे संधि में चलते हैं। हमारी संधि जैसे अगर यह हो, आप देख भी सकते हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि अगर य र ल व, यानी य हो, र हो और ल हो या व हो, तो वहाँ यण संधि, यानी दोनों में अंतर होता है। य र ल व यह क्लियर कट होता है। कहीं कहीं यहाँ भ्रमित कर देता है, यहाँ नहीं भ्रमित होना है। उच्चारण, अगर हम भाई उच्चारण ठीक से नहीं करेंगे, उच्चारण पर ध्यान नहीं देंगे, तब फिर हमारी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि हम संधि के बारे में अच्छी सी पहचान कर पाएं। यहाँ देखिए जैसे दिया है पर्यटन, अब इसका जो उच्चारण हो रहा है वह य की तरह हो रहा है। हमारा विद्यार्थी प्रायः गलती करता है, और अगर हम यहाँ दे दिए, यहाँ लिखा गया नयन, अरे मेरे भैया इसका जब उच्चारण करेंगे तो अय होगा। जब अय हो गया तो दोनों में परिवर्तन है। अगर यह य का उच्चारण करता है तो यण संधि, और अगर यहाँ अय का उच्चारण हो गया तो यह अयादि संधि हो जाएगी। 2 मिनट का फंडा है, पहचानने में क्या दिक्कत है? उच्चारण कर सकते हो, बोल सकते हो। अय का उच्चारण हो रहा है, आओ का हो रहा है, आय का हो रहा है, नायक, तो नायक में आय का हो रहा है, तो वहाँ अयाज संधि होगी। यानी ये अय आय औ आओ हो जाए तो अयादि संधि होगी। नयन, पवन, गायन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पांचों संधि के बारे में आपने जान लिया। यानी फिर से निचोड़ देखिए, आ, बड़ी, बड़ाऊ, दीर्घ। अगर ओ हो गया तो ये गुण हो गया, अय औ हो गया तो वृद्धि हो गई, य र ल व यण, अय आय औ आओ, तो वहाँ अयादि संधि यानी स्वर संधि के बारे में पूरी कहानी खत्म।
इस चीज को आप हमेशा दिमाग में रखेंगे तो आप कभी भी दिग्भ्रमित नहीं होंगे और संधि में आपको कोई समस्या नहीं है। पूछते हैं संधि है, संधि है। अब एक समस्या थोड़ी सी खड़ी होती है विच्छेद करने की। देखिए विच्छेद माने होता है अलग करना। अब अलग करने में थोड़ा सा हमें एक सावधानी रखनी होगी कि हम गलत प्रयोग न करें। जैसे यहाँ दे दिया गया हिमालय। अब यहाँ मेरे भाई आपको ये ध्यान रखना होगा, विच्छेद में हम लोग भ्रमित होते हैं, यानी यहाँ आ की मात्रा आ रही है, यानी हमको ये दोनों खंडों को ऐसा अलग करना है कि दोनों के संयोग से आ की मात्रा बन जाए, यही विच्छेद है। अब इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है। अगर हम यहाँ लिख देते हैं हिमा धन लय तो यह जुगाड़ की बात होगी, लेकिन यहाँ आप गलती क्या कर रहे हैं, ल आ रहा है तो ल तो सीधे व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ करना क्या है हमें। अब देखिए जब ए प्लस का चिन्ह है तो इसका जो यह पद होगा यह पद होगा, दोनों पद विच्छेद करते समय सबसे बड़ी सावधानी यही रखनी होगी। थोड़ा सा नियम और फिर सावधानी, कभी गलती नहीं होगी, जिंदगी में गलती नहीं होगी, संधि में कभी भ्रमित नहीं होंगे। यहाँ क्या होगा, दोनों खंड सार्थक होने चाहिए, यह मुख्य बात है। यह पद भी सार्थक हो, यह पद भी सार्थक हो। अगर दोनों पद सार्थक हो, दोनों, अब इसका जो खंड लिया जाएगा इसका अंतिम वर्ण का वर्ण और इसका पहले पद पहला वर्ण, दोनों के टक्कर से, दोनों के योग से विच्छेद का भाव पैदा होगा। अब यहाँ देखिए हम अगर रख देते हैं हिम और आलय। अब हमारा विद्यार्थी यह कहता है कि सर जी हिम में अ कहा, अरे मेरे भाई अगर म का उच्चारण करो ही म तो अंत में तो अ निकल रहा है ना। अगर अ निकल रहा है और पहले पद के प्रारंभ में आ रहा है तो यहाँ होगा क्या, आ, यानी हिमालय का सही विच्छेद हिम धन आलय होगा। अब क्या दिक्कत है, क्यों परेशान है, कुछ नहीं। अब देखिए थोड़ी सी एक हम लोग प्रमुख बात पर ध्यान देंगे, वह हमारा है कि पहले हम लोग चलते हैं दीर्घ स्वर संधि। मेरे प्रिय छात्रों ध्यान देना होगा हमें सूत्र पर। पूरा हमारा जो संधि है वह सूत्र पर आधारित है। अगर सूत्र का हम लोग अलग अलग विश्लेषण कर लें, पूरे नियम को, पूरे संधि को चुटकी बजा करके सॉल्व कर लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं खड़ी होगी। देखिए जैसे एक संधि हम लोग लेते हैं दीर्घ स्वर संधि, तो यहाँ की बात करता हूं, इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। इस सूत्र में इस संधि का पूरा रहस्य छिपा हुआ है। अगर इस संधि को हम ठीक से पढ़े, देखिए पहला अकः, अकः का मतलब है अक प्रत्याहार, 42 है उसमें से अक प्रत्याहार है। इस अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ री ये 4 वर्ण आते हैं। इन 4 वर्णों से अक प्रत्याहार बनता है। तो यहाँ सवर्णे दूसरा दिया है, सवर्णे, सवर्णे का अर्थ ही होता है समान। समान का मतलब है कि हम जिस कास्ट के हैं उसी कास्ट का होना चाहिए। स्वर है तो स्वर आना चाहिए, व्यंजन है तो व्यंजन आना चाहिए, विसर्ग है तो विसर्ग आना चाहिए। अब अगर समान वर्ण आएगा मेरे भाई तो दीर्घ, तो दीर्घ होगा। अगर असमान स्वर आया तो दीर्घ नहीं होगा। दीर्घ माने ही होता है बड़ा, इसका अर्थ ही है बड़ा। ये बड़ा कब होगा, जब समान वर्ण आएगा, और जब समान वर्ण नहीं आएगा तो यह कभी भी बड़ा नहीं होगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर समान वर्ण,
आप देख रहे होंगे कि अ, ई, उ, री ये मूल वर्ण हैं। इसका समान यानी अ का समान वर्ण अ या आ ही होगा। अगर अ आ रहा है या दोनों पदों में यहाँ भी अ आ रहा है और यहाँ भी अ आ रहा है तो आ होगा। यहाँ अगर अ आ रहा है यहाँ आ रहा है तो आ होगा। अगर यहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा है तब भी आ होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह समान वर्ण है। ई का समान वर्ण ई और ई होता है। यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ई और ई यानी छोटी हो बड़ी होगा, यह समान वर्ण है। उ का समान वर्ण उ और उ है। री का समान वर्ण री और री है। यानी यह दोनों ये समान वर्ण है। अगर इनके समान वर्ण के आने पर इससे आ की मात्रा का बोध होगा, इससे बड़ी ई की मात्रा का बोध होगा, इससे बड़ा उ की मात्रा का बोध होगा, इसमें बड़े री का विकार होगा। यहाँ आप देख रहे हैं विद्यालय, कविंद्र, भानुदय और मातृण ये उदाहरण भी दिए गए हैं। इनका वर्गीकरण भी बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है। विद्याधन आलय, यहाँ आलय होना चाहिए, आलय। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आलय। तो आलय का मतलब है इसके प्रथम पद के अंत में आ रहा है, इसके पहले प्रथम के प्रारंभ में आ रहा है। जब आ और आ का मिश्रण करेंगे तो यह दीर्घ होगा और यहाँ आ की मात्रा का बोध हो जाएगा। इन छोटी छोटी चीज़ों को जब हम आप ध्यान में रखेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोगों ने आज संधि के बारे में पढ़ा, दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा। कल आपके सामने मैं फिर संधि के और नियमों को लेके आऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। किसी भी समस्या के लिए आप देखेंगे तो यहाँ फ़ोन नंबर भी संस्थान का लिखा हुआ है, आप फ़ोन कर सकते हैं। आपकी हर समस्याओं का निदान होगा। तत्परता से लगिए और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, अपने इष्ट मित्रों से भी बताएं। फिर मिलेंगे कल। धन्यवाद। जय हिंद।